क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक्स यूनिट से, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में जो है वो आ चुके हैं और हर यूनिवर्सिटी के लिए ये जो क्वेश्चन है वो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है आपके लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में जो है वो पूछे जाते हैं, 5 to 6 मार्क्स के लिए ये जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। सो गाइस आज हम इसे जो है वो 2 पार्ट में जो है वो डिवाइड करके पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि कोई भी टॉपिक अगर आप लोगों को बहुत लेंथी क्वेश्चन वगैरह है तो उसे आप डिवाइड करके जो है वो पढ़ा कीजिए, तो आपके लिए वो जो है वो आसान हो जाएगा। आज के वीडियो में हम हीट कैपेसिटी के बारे में देखेंगे और सीपी और सीवी के बारे में जो है देखेंगे कि सीपी और सीवी जो है वो क्या होता है। अगले वीडियो में हम इन दोनों के बीच रिलेशन देखेंगे, इन दोनों के बीच जो भी रिलेशन है उससे रिलेटेड जो भी इक्वेशन बनता है उसके बारे में हम जो है वो सेकंड वीडियो में अपने जो है वो देखेंगे। तो चलिए गाइस आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है हीट कैपेसिटी, या जिसे हम कहते हैं उष्माधारिता। तो नोट्स में सबसे पहले आपको लिखना होगा इसका डेफिनेशन, मतलब परिभाषा। क्या कहा जा रहा है, किसी पदार्थ की उष्माधारिता जैसा कि नाम से स्पष्ट है, पदार्थ द्वारा उष्मा के स्टोर करने की जो है वो क्षमता होता है। जैसे कि मान लो आप पानी को गर्म करते हो, पानी को जब हम गर्म करते हैं तो वो जो पानी होता है उस हीट को जो है वो अपने अंदर स्टोर करके जो है वो रख लेता है। अब जैसे कि आपने पानी को गर्म किया तो कुछ देर बाद भी वो गर्म ही रहता है। ऐसा नहीं कि पानी को अगर हम गर्म करें तो तुरंत वो ठंडा हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि किसी भी पदार्थ द्वारा, किसी भी सिस्टम के द्वारा जो हीट है उसे स्टोर करने की जो क्षमता होती है, उसे जो संग्रहण करने की जो क्षमता होती है, उसे हम हीट कैपेसिटी कहते हैं उस पदार्थ का। फिर से देखिए, किसी पदार्थ की उष्माधारिता या किसी पदार्थ की हीट कैपेसिटी जैसा कि नाम से स्पष्ट है, पदार्थ द्वारा उष्मा के या हीट के स्टोर करने की जो है वो क्षमता है। एक एग्जांपल और देती हूँ, सबसे ज्यादा जो हीट कैपेसिटी, मतलब कहने का मतलब है कि जो वाटर होता है, पानी होता है, उसकी जो हीट कैपेसिटी होती है वो काफी अच्छी होती है। हीट कैपेसिटी वाटर की काफी अच्छी होने के कारण बहुत सारे काम में जो है वो उसे यूज किया जाता है। जैसे कि जो ठंडे स्थान होते हैं वहां रूम को गर्म रखने के लिए भी पानी का जो है वो यूज किया जाता है, उसे पाइप के थ्रू पूरे रूम में सप्लाई किया जाता है ताकि वो रूम जो है वो गर्म रहे। तो कहने का मतलब है कि उसकी हीट कैपेसिटी काफी अच्छी है वाटर की, इसलिए उसे जो है वो इस काम में लाया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें रेत की, जो जैसे कि आपको पता है मरुस्थल में जो रेत होता है हालांकि गर्म तो हो जाता है लेकिन कुछ देर बाद वो जो है वो एकदम से ठंडा हो जाता है, मतलब उसकी हीट कैपेसिटी उतनी अच्छी जो है वो नहीं होती है। मरुस्थल में आप लोगों ने देखा होगा कि दिन के समय वहां काफी गर्मी होता है और जैसे ही रात होता है एकदम से ठंड आ जाता है वहां पे, मतलब मौसम जो है वो एकदम ठंडा हो जाता है। तो इससे प्रूव होता है कि जो रेत है, मरुस्थल में पाया जाने वाला जो रेत होता है उसकी हीट कैपेसिटी उतनी अच्छी नहीं होती है, वो हीट को, उष्मा को ज्यादा देर तक स्टोर करके जो है वो नहीं रख पाते हैं। तो आई थिंक अब आप लोगों को जो है वो क्लियर हो गया होगा कि हीट कैपेसिटी, किसी पदार्थ की हीट कैपेसिटी या उष्माधारिता जो है वो क्या होता है। एक और इसका डेफिनेशन हम देखते हैं, उष्मा की वह मात्रा जो किसी पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक हो, पदार्थ की जो है वो उष्माधारिता जो है वो कहलाती है। अब जैसे हम लोग पानी का एग्जांपल ले लेते हैं, वाटर का जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस है, 25 डिग्री सेल्सियस है। अगर हम उसे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, मतलब 25 से जस्ट 26 करने के लिए जितना टेम्परेचर हमें नीड होगा या जितना उष्मा की मात्रा जो होगी वो उसकी उष्माधारिता जो है वो कहलाएगा। तो यहाँ पे आप सेकंड एग्जांपल भी, सेकंड डेफिनेशन भी इसका लिख सकते हो, उष्मा की वह मात्रा जो किसी पदार्थ का ताप या टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक हो, पदार्थ की उष्माधारिता या हीट कैपेसिटी जो है वो कहलाता है। तो ये है इसका डेफिनेशन। अब उसके बाद हम देखते हैं, जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है, जैसे कि एग्जांपल आप पानी का ही ले लो, जब पानी को हम गर्म करते हैं तो वस्तु में उष्मा का जो परिमाण होता है वो ताप क्रम के जो है वो समानुपाती होता है। थोड़ा सा इक्वेशन हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये Q क्या होता है, Q मतलब उष्मा को हम जो है वो Q से जो है वो प्रदर्शित करते हैं और टेम्परेचर को जो है वो हम T से जो है वो प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे D क्यों लिया गया है, क्योंकि बहुत ही कम मात्रा में हम यहाँ पे उष्मा का जो है वो यूज करेंगे, बहुत ही कम टेम्परेचर यहाँ पे जो है वो बढ़ेगा। यहाँ पे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि हम लोगों ने केवल 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो यूज किया हुआ है। केवल उस पदार्थ को हम 1 डिग्री सेल्सियस जो हम यहाँ पे जो है वो बढ़ाने के लिए जो आवश्यक है उसे हम उस पदार्थ की उष्माधारिता कहते हैं। इसलिए बहुत ही कम क्वांटिटी में ये जो हीट है वो उसे जो है वो प्रोवाइड करने के कारण यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो डी करके जो है वो लिखा हुआ है। तो डी क्यू
इसके जो है वो समानुपाती dt है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं dq इक्वल सी dt। तो ये जो c है वो एक प्रकार का कांस्टेंट है, मतलब ये जो है वो समानुपाती स्थिरांक के समानुपाती कांस्टेंट आप जिसे कह सकते हो। तो dq इक्वल सी dt, जहाँ पे c समानुपाती स्थिरांक है जिसे ऊष्माधारिता जो है वो कहते हैं। हीट कैपेसिटी का जो है वो सिंबल जो है वो c होता है, तो इस चीज को याद रखिएगा। अगर ऊष्माधारिता की कहीं पे बात हो रही तो उसे हम c से जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, ये dq अगर इस तरफ आ जाता है तो c इक्वल dq अपॉन dt। तो ये हुआ आपका ऊष्माधारिता का जो है वो मेन फॉर्मूला, इसे हम लोगों ने समीकरण 1 जो है वो नाम दे दिया है। इतना आप लोगों को क्लियर हुआ? क्या क्या हम लोगों ने यहाँ पे देखा? सबसे पहले तो हम लोगों ने हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन देखा कि किसी पदार्थ की जो ऊष्मा को ग्रहण करने की जो क्षमता होती है उसे हम ऊष्माधारिता जो है वो कहते हैं। सेकंड में हम लोगों ने एक और डेफिनेशन देखा। थर्ड में हम लोगों ने यहाँ पे जो भी ऊष्माधारिता है उसका हम लोगों ने फॉर्मूला देखा, dq अपॉन dt जो है वो होता है। समीकरण 1 हम लोगों ने इसे नाम दिया। अब हम इसकी इकाई देखते हैं, जो हीट कैपेसिटी होती है उसकी यूनिट कितनी होती है। तो ये आपका यूनिट है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। या तो हम ये भी लिख सकते हैं और मतलब जूल यहाँ पे भी लिख सकते हैं, और केल्विन भी जो है वो यहाँ पे जो है वो हम यूज कर सकते हैं। तो दोनों जो है वो आप यूज कर सकते हो। तो ये हुआ गाइस आपका हीट कैपेसिटी। अब उसके बाद हम देखेंगे सीपी और सीवी क्या है। गैसीय पदार्थों के लिए ऊष्माधारिता का निर्धारण 2 अवस्थाओं में जो है वो किया जाता है। तो एग्जाम में भी आप लोगों को गैसीय अवस्था के लिए ही ये जो क्वेश्चन है वो आएगा। तो इस चीज को आप जरूर लिखिएगा कि हमें जो है वो सिस्टम गैसीय अवस्था में जो है वो लेना है, ना ही हमें लिक्विड लेना है या ना ही हमें जो है वो सॉलिड लेना है। हमें जो है वो गैसीय स्टेट में जो है वो इस जो सिस्टम हमारा होगा उसे हम लेंगे। तो हम एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे सिलेंडर का जो है वो यूज करेंगे। क्या कहा जा रहा है? गैसीय पदार्थों के लिए ऊष्माधारिता का निर्धारण 2 अवस्थाओं में जो है वो किया जाता है। सबसे पहला है स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता, जिसे सीवी कहते हैं, और दूसरा है स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता, जिसे हम सीपी कहते हैं। दोनों कंडीशन में हम जो है वो इसका वैल्यू निकालेंगे, सीवी और सीपी। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं क्या होता है ये स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता, जिसे हम हीट कैपेसिटी ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम भी कहते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को इसे डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ, आप लोगों को जल्दी से जो है समझ में आएगा। यहाँ पे हम लोगों ने 2 प्रकार का सिलेंडर लिया हुआ है। दोनों एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊंगी, सीवी और सीपी के लिए। यहाँ पे हम लोगों ने 2 प्रकार का सिलेंडर लिया हुआ है। सिलेंडर में जो है वो एक सिलेंडर में जो है वो पिस्टन नहीं लगा हुआ है और एक सिलेंडर में जो है वो पिस्टन लगा हुआ है। पिस्टन क्या होता है कि अगर इस सिलेंडर का प्रेशर बढ़ता है तो पिस्टन जो है वो ऊपर नीचे हो सकता है। अगर प्रेशर बढ़ता है तो पिस्टन जो है वो यहाँ पे वर्क काम करेगा और पिस्टन जो है वो ऊपर चला जाएगा। तो ये तो हुई बात ये वाले सिलेंडर की। लेकिन ये वाले सिलेंडर में हम लोगों ने कुछ ऐसा सिस्टम रखा ही नहीं है। यहाँ पे हम लोगों ने जो वॉल्यूम है उसे कांस्टेंट रखा है, मतलब जो आयतन है उसे हम लोगों ने स्थिर रखा है। चाहे इसमें कितना भी प्रेशर बढ़े, कितना भी यहाँ पे दाब बढ़ेगा, लेकिन ये जो आपका कवर है वो ऊपर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने पिस्टन नहीं लगाया हुआ है। ये जो है वो फिक्स्ड है, जबकि ये अगर यहाँ पे प्रेशर बढ़ता है तो ये ऊपर जो है वो जा सकता है। इतना आप लोगों को क्लियर हुआ? यहाँ पे हम लोग पहले कौन सी चीज के बारे में डिस्कस करेंगे? स्थिर आयतन पर। स्थिर आयतन मतलब यहाँ पे जो है वो कांस्टेंट वॉल्यूम है, हम लोगों ने आयतन को जो है वो स्थिर रखा हुआ है। तो यहाँ पे एक बार डायग्राम में आप और समझिए, ये आपका जो सिलेंडर है उसमें जो वॉल्यूम है मतलब जो आयतन है वो स्थिर है। इतना आप लोगों को समझ आ रहा है ना? स्थिर क्यों है? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे पिस्टन नहीं लगाया हुआ है। यहाँ पे कोई पिस्टन ऐसा नहीं है जो ऊपर नीचे हो सके, इसलिए यहाँ जो आयतन है वो स्थिर रहेगा। आयतन जितना है अभी उतना ही रहेगा, चाहे प्रेशर यहाँ पे कितना भी बढ़े। लेकिन ये वाले सिलेंडर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे जो वॉल्यूम है मतलब जो आयतन है वो बढ़ सकता है, क्योंकि अगर पिस्टन ऊपर जाता है प्रेशर की वजह से, पिस्टन अगर ऊपर जाता है तो यहाँ का वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा, मतलब आयतन जो है वो बढ़ जाएगा। लेकिन ये वाले सिलेंडर में ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए इसका नाम क्या है? कांस्टेंट वॉल्यूम। यहाँ पे हम लोगों ने आयतन को स्थिर रखा हुआ है, वॉल्यूम को हम लोगों ने कांस्टेंट रखा हुआ है। अब क्या होगा? अब अगर हम इसे हीट प्रोवाइड करें, अगर हम इस सिलेंडर को गर्म करें तो क्या होगा? यहाँ पे हम लोगों ने डेल्टा क्यू भी लिखा हुआ है। डेल्टा इसलिए क्योंकि बहुत ही कम मात्रा में हम इसे जो है वो हीट प्रोवाइड करेंगे। जैसा कि ऊष्माधारिता में आप समझ ही चुके, 1 डिग्री सेल्सियस हीट जो है वो अगर हम प्रोवाइड करते हैं किसी पदार्थ को तो उसकी मात्रा जो है वो ऊष्माधारिता या हीट कैपेसिटी जो है वो कहलाता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सूक्ष्म मात्रा में जो है वो हीट यहाँ पे दी है, इसलिए डेल्टा क्यू। वी इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो अब अगर हम इसे गर्म करते हैं इस सिलेंडर को, तो यहाँ गर्म करने के बाद क्या होगा?
इसका प्रेशर जो है वो बढ़ना चालू हो जाएगा, क्योंकि गैस में छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं, वहां पे जो है वो उसका जो भी इंटरनल एनर्जी है वो बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, तो क्या होगा, यहाँ पे वर्क जो है वो जीरो होगा। वर्क जीरो क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कार्य जो है वो नहीं हो रहा है। अगर यहाँ पे हम पिस्टन लगाते, प्रेशर बढ़ता, पिस्टन ऊपर होता, तो यहाँ पे कुछ वर्क होता, लेकिन हम लोगों ने तो यहाँ पे वॉल्यूम मतलब आयतन को जो है वो कांस्टेंट रखा हुआ है, तो यहाँ पे कोई भी काम नहीं हो रहा है, इसलिए वर्क इक्वल हम लोगों ने यहाँ पे जीरो रखा हुआ है। लेकिन अगर हम इस पिस्टन की बात करें तो यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो वर्क करेगा, मतलब पिस्टन जो है वो ऊपर नीचे होगा। तो पिस्टन अगर ऊपर होता है तो यहाँ पे क्या काम कर रहा है, वर्क यहाँ पे जो है वो काम कर रहा है, इसलिए डब्ल्यू यहाँ पे जो है वो काम करेगा। तो ये छोटी छोटी बातें आप लोगों को शायद ही कोई बताए, और ये डायग्राम आपको बुक में भी नहीं मिलेगा, मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाने के लिए बताई हूँ कि स्थिर आयतन मतलब क्या होता है, कि हम लोगों ने जो आयतन है उसे स्थिर रखा हुआ है, जो वॉल्यूम है उसे हम लोगों ने कांस्टेंट रखा हुआ है, वर्क यहाँ पे जो है वो कोई यहाँ पे काम नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोगों ने वर्क इक्वल जो है वो जीरो किया हुआ है। मैं नहीं चाहती कि ये जो इक्वेशन है आप इसे रटो, क्योंकि रटोगे तो स्वाभाविक सी बात है एग्जाम में जाके भूलने का चांस होता है, इसलिए छोटी छोटी चीजों को आप जो है वो इतना रटा मत करो, थोड़ा सा समझने की कोशिश किया करो, उनके वर्ड में ही सब चीज जो है वो आप लोगों को जो है वो लिखा होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अभी सीवी का जो है वो इक्वेशन होता है। ये सीवी, इसका डेफिनेशन हम देखते हैं, उष्मा की वह मात्रा मतलब हीट की वह मात्रा जो स्थिर आयतन पर, तो स्थिर आयतन आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि स्थिर आयतन यहाँ पे वो क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब हम लोगों ने जो वॉल्यूम है, जो आयतन है उसे कांस्टेंट रखा हुआ है, उसे स्थिर रखा हुआ है। तो उष्मा की वह मात्रा जो स्थिर आयतन पर पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक है, स्थिर आयतन पर उष्माधारिता या सीवी जो है वो कहलाता है। तो अगर सीवी आता है, नाम से स्पष्ट है, सी के नीचे में क्या लगा हुआ है, वी। वी मतलब क्या होता है, वॉल्यूम। तो यहाँ पे आप समझ जाना कि वॉल्यूम को जो है वो कांस्टेंट रखा हुआ है, तो आपको लिखना है कि उष्मा की वह मात्रा जो स्थिर आयतन पर या कांस्टेंट वॉल्यूम पर पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो है वो आवश्यक है। अगर पदार्थ का ताप जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस हो, अगर उसे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो भी आवश्यक मात्रा होगी उष्मा की, तो वो आपका कहलाएगा स्थिर आयतन पर उष्माधारिता, जिसे हम सीवी कहते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चूंकि हमें पता है कि C का हम लोगों ने लास्ट टाइम क्या फॉर्मूला देखा था, C इक्वल DQ अपॉन DT, ये हम लोगों ने देखा था, लेकिन यहाँ पे हम कांस्टेंट वॉल्यूम के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे जो है वो V आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, CV DQ, तो यहाँ पे Q के बाजू में भी जो है वो V लग जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका DQV अपॉन DT। ये आपका समीकरण जो है वो 1 हो गया। अब DQV स्थिर आयतन पर निकाय द्वारा सिस्टम द्वारा अवशोषित उष्मा का जो है वो परिणाम है, मतलब वो जो हमारा सिस्टम है, ये जो आपका सिलेंडर है, वो कितना उष्मा को जो है वो अवशोषित करता है, उससे हम लोगों ने DQV जो है वो माना हुआ है। तो ये आप DQV का मतलब होता है कि जो सिस्टम है वो कितना हीट को जो है वो ग्रहण किया हुआ है, कितना उष्मा को जो है वो संग्रहित किया हुआ है, तो वो है आपका DQV। तो ये फर्स्ट समीकरण आप लोगों को क्लियर हुआ, समीकरण 1। अब हम देखते हैं वर्क इक्वल यहाँ पे जीरो, वर्क को जो है वो PdV भी जो है वो कहते हैं, तो PdV जो dV है वो जो है वो जीरो आएगा। कहने का मतलब है सिंपल सी बात है, जो यहाँ पे वर्क है वो जीरो होगा। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को शुरू में ही बताया था डायग्राम के थ्रू, कि जो कांस्टेंट वॉल्यूम हमारा रहेगा, मतलब स्थिर आयतन रहेगा, वहां पे वर्क जो है वो जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने कोई भी पिस्टन नहीं लगाया हुआ है, यहाँ पे पिस्टन ऊपर होने का जो है वो सवाल ही नहीं होता है, तो यहाँ पे वर्क जो है वो आपका जीरो होगा। तो यहाँ पे जो PdV है वो जो है वो आपका जीरो आएगा। इतना हुआ। अब हम देखते हैं ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से। ऊष्मागतिकी का फर्स्ट लॉ हम यहाँ पे रखते हैं, DQV इक्वल DU प्लस PdV। ये है आपका ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, मतलब ये स्थिर आयतन के अकॉर्डिंग इसे जो है वो लिखा हुआ है, तो ये होगा आपका DQV। इतना आप लोगों को थोड़ा सा याद कर लीजिएगा आप, DQV इक्वल DU प्लस PdV। तो जैसा कि हमें पता है PdV क्या है, वर्क है, वर्क क्या है यहाँ पे जीरो है, तो ये PdV की जगह हम क्या लिख देंगे, जीरो। तो क्या होगा अब आपका DQV इक्वल DU, मतलब DQV इक्वल DU होगा, क्योंकि जीरो तो यहाँ पे वो हो जाएगा, तो ये आपका समीकरण जो है वो 2 हो गया। अब क्या करेंगे, ये जो आपका समीकरण 2 का वैल्यू है, मतलब DQV इक्वल हमारा DU आया हुआ है, तो ये जो समीकरण 2 है उसे हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे समीकरण 1 में जो है वो रखना है। तो अब क्या होगा, तो यहाँ पे हमारा समीकरण 1 में क्या है, DQV,
तो DQV का मान क्या आया हुआ है, DU आया हुआ है, तो DU को हम यहाँ पे रख देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, CV इक्वल DU अपॉन DT, या हम इसे डेल्टा U अपॉन डेल T भी जो है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। और ब्रैकेट में आप लोगों को यहाँ पे V लिखना पड़ेगा, स्थिर वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम का है। तो ये हो गया आपका, ये जो आपका CV का वैल्यू आया है यही आपका मेन है, मतलब जो CV का जो हमारा मेन वैल्यू होगा वो आपका यही होगा, डेल U अपॉन डेल T। कोष्टक में आपको जो है वो V लिखना है। तो इतना आप लोगों को क्लियर हुआ कि कैसे कैसे ये सब हुआ। बस आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि CV मतलब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम को हम लोगों ने जो है वो कांस्टेंट रखा हुआ है, आयतन को हम लोगों ने जो है वो स्थिर रखा हुआ है। तो ये हुआ गाइज आप लोगों का सबसे पहला CV। और ये बता दूं, अगर आप लोगों को समझ में भी नहीं आ रहा होगा तो कम से कम लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए, एटलीस्ट आप लोगों से कुछ तो बनेगा एग्जाम में। इसलिए CV और CP को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। अब हम देखते हैं, CV तो हम लोगों ने देख लिया, अब हम देखेंगे CP। CP का क्या मतलब है, स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता। हम लोगों ने CV में क्या रखा था, स्थिर आयतन। V का क्या मतलब है, वॉल्यूम। अब हम जो है वो CP देखने वाले हैं। अब हम इसमें जो है वो स्थिर दाब, मतलब जो प्रेशर है उसे हम जो है वो स्थिर रखेंगे, मतलब जो कांस्टेंट हमारा जो है वो प्रेशर होगा, कांस्टेंट प्रेशर होगा, हीट कैपेसिटी ऑफ कांस्टेंट प्रेशर हम लोग जो है वो सेकंड टॉपिक जो है वो देखने वाले हैं। स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता, हीट कैपेसिटी ऑफ कांस्टेंट प्रेशर। तो यहाँ पे डायग्राम में एक बार आपको फिर से दिखाती हूँ। पहला तो आप लोगों को क्लियर हो गया, हम लोगों ने यहाँ पे वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा था। अब हम यहाँ पे प्रेशर को जो है वो कांस्टेंट रखेंगे। प्रेशर हमारा कांस्टेंट कैसे हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो पिस्टन लगा दिया हुआ है। अगर हम यहाँ पे जितना भी प्रेशर बढ़ा लें, मतलब अगर हम इसे हीट देते हैं, हीट देंगे तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो पिस्टन जो है वो ऊपर चला जाएगा। कभी अगर पिस्टन यहाँ पे है तो ये खिसक करके जो है वो यहाँ आ जाएगा, मतलब यहाँ पे वर्क हो रहा है, यहाँ पे वर्क भी हो रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम भी है, यहाँ पे जो है वो प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है। मतलब यहाँ पे जो आंतरिक ऊर्जा है, मतलब आंतरिक ऊर्जा जिसे हम जो है वो U से प्रदर्शित करते हैं, और यहाँ पे वर्क भी है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा सेकंड वाला पॉइंट होगा CP जिसे हम कहते हैं, वहां पे वर्क जो है वो काम करेगा। और यहाँ पे भी हम लोगों ने प्रेशर मतलब दाब को जो है वो हम लोगों ने कांस्टेंट रखा हुआ है। यहाँ पे भी जो है वो हम हीट प्रोवाइड करेंगे, सेम एज इट इज है, बस थोड़ा सा डिफरेंस आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। डेफिनेशन देखते हैं। ऊष्मा की वह मात्रा जो स्थिर दाब पर मतलब कांस्टेंट प्रेशर पर पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक है, स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता CP जो है वो कहलाता है। सेम एज इट इज डेफिनेशन है, बस आप लोगों को वहां पे आयतन की जगह यहाँ पे आप लोगों को दाब लिखना है, मतलब वॉल्यूम की जगह यहाँ पे आप लोगों को प्रेशर लिखना है। बाकी पूरा डेफिनेशन जो है वो सेम होगा। उसके बाद सेम यहाँ पे भी CP, वहां पे हम लोगों ने क्या लिखा था, CV लिखा था क्योंकि वो वॉल्यूम कांस्टेंट था। यहाँ पे हम जो है वो CP लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है। तो क्या हो जाएगा, CP इक्वल DQP अपॉन DT। सेम पहले जैसे ही है। अगर आप लोग पहले की तैयारी कर लिए हो तो दूसरा भी आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जो है वो इजी हो जाएगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे दूसरा मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देती हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने V लिखा था, वहां पे हम लोगों ने जो है वो हमें जो है वो P लिखना है। तो CP इक्वल क्या होगा, DQP अपॉन DT। समीकरण 1 ये आपका बन गया, जहां पे DPQ क्या है, स्थिर दाब पर मतलब कांस्टेंट प्रेशर पर निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा का परिणाम। ये भी जो है वो जो हीट को जो है वो ग्रहण करेंगे उसी की मात्रा को हम DQP जो है वो यहाँ पे जो है प्रदर्शित करेंगे। सो गाइस इसकी प्रैक्टिस आप लोगों को लिख लिख के करना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे ज्यादा मैं और डिटेल में जो है आप लोगों को नहीं समझा सकती। जितना मेरी कैपेसिटी है, जितना मैं लोगों को समझा सकती हूँ उतना है। बाकी इसे याद करने के लिए आप लोगों को लिख लिख के इसका प्रैक्टिस जो है वो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा इक्वेशन को प्रैक्टिस करना पड़ता है। ये क्लियर हुआ। अब यहाँ पे ये जो DQP है उसे हम लोगों ने DH मतलब DH भी जो है वो लिख सकते हैं। तो ये H क्या होता है, याद आ रहा है आप लोगों को, ये H जो है वो किसका सिंबल है, याद करने की कोशिश कीजिए। मैंने पिछले टाइम ये वीडियो आप लोगों को बताया था H क्या होता है। किसी भी सिस्टम में H का मतलब क्या होता है, H का मतलब होता है एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या होता है, किसी सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होती है स्थिर दाब पर। आपको डेफिनेशन याद है उसका, एंथैल्पी का डेफिनेशन क्या था, स्थिर दाब पर किसी सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होती है उसे हम जो है वो एंथैल्पी कहते हैं। तो स्थिर दाब पर मतलब कांस्टेंट प्रेशर पर
ये जो इसकी हीट है, मतलब जो टोटल एनर्जी होगी, उसे हम जो है वो H भी कह सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने DQP इक्वल जो है वो DH जो है वो रखा हुआ है। यहाँ पे एंथैल्पी बहुत थोड़ा सा ही है, इसलिए हम लोगों ने D जो है वो यहाँ पे भी यूज किया हुआ है। तो ये हुआ समीकरण 2, मतलब DQP की जगह हम DH जो है वो लिख सकते हैं। तो लिख दिए यहाँ पे CP इक्वल DH अपॉन DT हो जाएगा, या फिर हम इसे लिख सकते हैं डेल H अपॉन डेल T, ब्रैकेट करके हम यहाँ पे P लिख सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर है यहाँ पे। तो CV का जो है वो क्या आया हुआ था इसका, ये आपका CV का था, यहाँ पे देख रहे हो CV जिसे मैंने जो है वो हाईलाइट किया हुआ है। तो ये आपका वैल्यू है CV का डेल U अपॉन डेल T, ब्रैकेट में हम लोगों ने V लिखा हुआ है, और ये है आपका CP का डेल H अपॉन डेल T, ब्रैकेट में P। अब हम उसके बाद देखेंगे CP एवं CV में संबंध, रिलेशन बिटवीन CP एंड CV, लेकिन इसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्योंकि ये भी 2 से 3 पेज का जो है वो लंबा चौड़ा इक्वेशन है। इतना तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि CP का वैल्यू क्या आया और CV का वैल्यू जो है वो क्या आया। यहाँ पे आपका CP का वैल्यू आया डेल H अपॉन डेल T P, CV का वैल्यू आया डेल U अपॉन डेल T V। तो दोनों का आप लोगों को याद करना है इसे। फिर अगले वीडियो में हम देखेंगे कि इससे रिलेटेड कौन सा इक्वेशन जो है वो बनता है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही गाइस, नेक्स्ट वीडियो को भी जरूर देखिएगा, बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान तरीके से मैं उसे समझाने वाली हूँ। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।